मैं कपिल पाठक एक बार फिर से अपने इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन में कुछ नई चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन को उलझाने की कोशिश करता है या क्या नई चीज़ें देने की कोशिश करता है कि जो कि स्टूडेंट उसके बारे में थोड़ा सा उलझ जाए या उनका दिमाग उसमें लगाने की कोशिश करें। तो आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि निम्नलिखित पंजी प्रविष्टियां कीजिए। 2017 के लिए है, साल 2017 के लिए। ठीक है, ईयर कोई सा भी हो, 2022 चल रहा था, आप 2022 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। तो सिर्फ ये है कि जो भी एग्जाम में यहाँ पे डेट ईयर आया उसको वो लिखना है आपको। तो मई 01 1 मई को 15,000 रुपए का माल क्रय किया, परचेस किया गुड्स फॉर 15,000 एंड 10% बट्टे पर चेक से भुगतान किया। ठीक, उसका चेक से भुगतान किया। फिर 10 मई को 8,000 रुपए मूल्य का माल 11,000 रुपए मूल्य में विक्रय किया और 5% बट्टे पर चेक से भुगतान प्राप्त किया। और फिर वो चेक 12 मई को हमने बैंक में डाला। ये 3 एंट्री है। इसको एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं जो इंग्लिश मीडियम के हमारे छात्र हैं। जनरलाइज द फॉलोइंग 2017 का है। May 01 bought goods for rupees 15,000 paid by check on 10% discount. May 10 sold goods for rupees 8,000 for rupees 11,000 and payment received by check at 5% discount. और May 12 को एबो चेक, कौन सा चेक, ये वाला, ठीक है, एबो चेक वाज दिस डिपॉजिटेड इन बैंक। तो ये हमको एंट्री करना है। अब इसको एक समझिए। सबसे पहले हम पहली एंट्री समझते हैं। 15,000 रुपए माल, 15,000 रुपए का माल क्रय किया। तो क्रय की एंट्री मेरे ख्याल से हर स्टूडेंट को लगभग आ गई होगी जो मेरे वीडियो देख रहा होगा। फिर भी मैं हर बार नया बताता हूँ। सबसे पहले हमारा नियम है कि हम डेट डालते हैं। सबसे पहले हमारा नियम है हम डेट डालते हैं। डेट है हमारी, ईयर है हमारा 2017 का। यहाँ भारतीय मुद्रा का आपको साइन बनाना है। ठीक है, रुपीस के लिए जो साइन है बनाना है। अब डेट क्या है, मई 01। 15,000 रुपीज का माल परचेस किया और 10% बट्टे पर चेक से भुगतान किया। तो देखिए दो चीजें इसमें, मैं पहले 2 एंट्री करके आपको दिखाता हूँ, फिर सिंगल एंट्री में उसको आपको बताऊंगा। ठीक है, तो माल क्रय किया तो परचेसेस अकाउंट डेबिट, माल क्रय करते हैं तो हम क्या लिखते हैं उसको, डेबिट। ठीक है, और टू बैंक। ठीक, तो अब कहानी कैसी है कि माल कितने का खरीदा है, 15,000 का माल खरीदा है, 15,000 का। अब चेक से भुगतान किया तो हम सीधे यहाँ पे 15,000 लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा हमको, पहले इसका बट्टा निकालना पड़ेगा। तो कितने का है, 15,000 का 10% डिस्काउंट निकाल दीजिए। अब तक तो आपको निकालना होगा तो जितने का डिस्काउंट निकालना है उसको ऊपर लिखना है और नीचे 100 करना है। 0 से 0 काटा तो कितना हो गया, 1500। ये डिस्काउंट हो गया, ये क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक एंट्री और करना होगी। वो एंट्री क्या होगी, अब हमने माल क्रय किया और माल क्रय करने के बाद उस पर माल कितने का क्रय किया, 15,000 रुपए का। तो हमको पेमेंट कितना करना था, 15,000, 15,000। लेकिन उस पर हमको 10% बट्टा मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, कैश डिस्काउंट मिल गया। तो कैश डिस्काउंट हमको मिला है तो हमको कम पेमेंट करना पड़ेगा। तो 10% का कैश डिस्काउंट हमारे लिए बेनिफिट है, फायदा है। जो भी फायदे रहते हैं, जो भी इनकम रहता है, वो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो टू डिस्काउंट कितने का है, 1500 का। ठीक है, अब देखिए हमारा एक नियम है कि दोनों तरफ का टोटल हमारा बराबर आना चाहिए।
तो यहाँ तो 15,000 आ रहा है और यहाँ 15,000 उसको जोड़ेंगे तो 16,500 आएगा। तो कहाँ गलती हो रही है? गलती ये हो रही है कि हमने जो माल 15,000 का खरीदा था इसमें से हमको डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा, डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 13,500। ये हो गया हमारा बैंक का अमाउंट। ठीक है, तो बैंक का अमाउंट ये गलत है तो इसको हमको मिटाना पड़ेगा। तो मिटा देते हैं हम हमारे रिजल्ट से। अब कितना हो गया हमारा डिस्काउंट, सॉरी बैंक से कितना पेमेंट किया हमने, 13,500। अब इसका टोटल कर लीजिए। हमने आप फिर से एक बार समझिए, परचेस किया, सबसे पहले जो आ रहा है व्यापार में क्या आ रहा है, माल आ रहा है, तो परचेस जो आ रहा है उसको डेबिट किया। ठीक है, कितना, 15,000। जा क्या रहा है, हम कहा रहा बैंक से, जो बैंक जा रहा है कितना जा रहा है, 13,500। तो 15,000 का माल खरीदा और 13,500 क्यों जा रहा है, क्योंकि हमको 10% डिस्काउंट मिला है। अब तो ये बैंक में हमने 13,000 लिख दिया और फिर 10% डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट का मतलब हो गया कि यहाँ पर हम को प्रॉफिट हुआ है, इसलिए जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी इनकम होती है, उस इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। सभी खर्चों और हानि को डेबिट और सभी इनकम एंड प्रॉफिट्स को क्रेडिट करते हैं। तो 15,000 हमने क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ नरेशन लिखेंगे, what goods on discount and paid by check, paid by check। ठीक है, इसके बाद इस लाइन को हम बंद कर देते हैं, इस लाइन को हम बंद कर देंगे। एक एंट्री हमारी होगी। अब अगली एंट्री क्या है हमारी, ठीक है, देखिए 8, अब ये समझने लायक, 8,000 रुपए मूल्य का माल 11,000 रुपए में विक्रय किया और 5% बट्टे पर चेक से भुगतान प्राप्त किया। और ये वाला चेक कौन सा वाला, ये वाला चेक, जो ये वाला चेक है, क्योंकि हमने चेक से प्राप्त किया तो उस दिन हम बैंक में नहीं डाल पाए, क्योंकि हो सकता है उस दिन कोई छुट्टी रही हो, सैटरडे रहा हो या लेट हो गया हो, तो वो बैंक में हमने 12 तारीख को जमा किया। सबसे पहले इसको समझते हैं क्या है ना। तो आइए अगली एंट्री पे। अब देखिए, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹8,000 फॉर ₹11। देखिए क्या होता है, ये एक एग्जामिनर जो या जो क्वेश्चन बनाते हैं वो कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा लिखते हैं कि 8,000 रुपए जिस माल का मूल्य था उसको हमने 11,000 रुपए में बेच दिया। तो हमको इससे मतलब ही नहीं है, ये जो लिखा है ना, इससे कोई मतलब ही नहीं है। कितने का माल था हमको नहीं मतलब, हमने एंट्री क्या करना है, हमको जो हमने बेचा है उसकी एंट्री करना है। ये बाद में कभी काम आएगा कि हमारा स्टॉक कम ज्यादा होगा तब काम आएगा, लेकिन इससे फिलहाल में हमको मतलब नहीं है। तो हमारी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले मई 10 को, मई 10 को हमने बेचा है, ठीक है, और हमको बैंक से क्या आया, चेक मिला है और डिस्काउंट भी मिला। सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं। अब हमारा माल कितने में बेचा हमने, 11,000 रुपए का। तो इस 11,000 रुपए पे सबसे पहले हम 5% क्या करेंगे, डिस्काउंट निकालेंगे। तो ये आ जाएगा 550 रुपए। कैलकुलेशन कर लेना आप, है ना, इसका इसमें इंटू करेंगे तो 500, 5,000। अब ये तो डिस्काउंट हो गया। अब माल में क्या था, 11,000 रुपए का, उसमें से ही हमने ये डिस्काउंट दे दिया। हमको पेमेंट कितना मिलेगा, देखिए 11,000 माइनस 550, तो ये हो जाएगा 10,450। ये हमको चेक से पैसा मिला है। तो अब सब चीजें क्लियर हो गई हमारे पास। तो सबसे पहले अगर बैंक से पैसा चेक से मिल रहा है और अगर हमने उसको उसी दिन बैंक में जमा नहीं किया है, सुनिए ध्यान से, अगर हमको चेक से पैसा मिल रहा है, अब देखिए अगर चेक से पेमेंट मिल रहा है तो क्या आता हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट
ठीक। अब हमने बेचा है तो हमने डिस्काउंट दिया उसको पेमेंट पे, तो डिस्काउंट हमारा क्या है, खर्चा है। हमेशा पेमेंट के साथ ही डिस्काउंट लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। कभी कंफ्यूजन हो कि कहाँ लिखना है, तो हमेशा जहां पेमेंट लिखेंगे वहीं डिस्काउंट लिखेंगे। डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब ये एंट्री मैंने कर दी, इसमें सुधार जो होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अब देखिए सेल्स कितने का किया था, 11,000 का। कितने का किया था, इस 11,000 का हमने सेल्स किया। तो सबसे पहले सेल्स के आगे 11,000 लिख दो। अब मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि सेल्स मैंने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि यहां हमारे पास माल जा रहा है और जो भी चीज जाती है उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं, ठीक है। हमारे पास बैंक आ रहा है, तो बैंक आ रहा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, डेबिट। तो डिस्काउंट हम दे रहे हैं, हमारा खर्चा है डिस्काउंट, तो हमेशा खर्चे को डेबिट करते हो। और अगर ऐसा कभी कंफ्यूजन हो डिस्काउंट कहाँ लिखना, तो जहां भी हम पेमेंट लिखेंगे उसके साथ ही डिस्काउंट जुड़ के आता है, ठीक है। तो अब देखिए डिस्काउंट कितना हो गया था, हमने निकाल लिया था 550 डिस्काउंट और 10,450, ये हमारा क्या हुआ, बैंक का अमाउंट हो गया। लेकिन यहां पर जो एक कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन नहीं है, एक मतलब मैसेज है कि अगर ये चेक कब मिला, 10 तारीख को, अगर हम 10 को ही इसको बैंक में डाल देते तो ये बैंक में चला जाता है। लेकिन अभी ये चेक बैंक में नहीं डाला, कहाँ है ये चेक, हमारे पास है, हमारे हाथ में है, हमारे पर्स में, हमारे गुल्लक में है, हमारे गल्ले में है, जहां कहीं भी है। तो फिर क्या करेंगे, फिर अगर हम बैंक आज की तारीख में अगर हमारा बैंक चेक हो जाए तो कहीं ना कहीं तो गलती होगी ना कि भाई बैंक में, अगर मान लो किसी इनकम टैक्स अधिकारी ने, किसी अथॉरिटी ने अगर चेक किया कि भाई आपने लिखा, आपने 10 मई को आपके बैंक में इतना पैसा बताया, लेकिन बैंक में तो था ही नहीं पैसा, तो ये तो आपने गलत एंट्री की। तो फिर क्या करना होगा इसको, तो हम इसको बैंक नहीं बता सकते, फिर क्या करें। तो इसके लिए एक पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, एक एंट्री होती है, इस एंट्री का नाम है क्या है, अकाउंट। एक नया अकाउंट खोलते हैं, उस अकाउंट को लिखते हैं हम चेक इन हैंड अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। अब चेक हमारे हाथ में है, तो हम यहां लिखेंगे गुड्स सोल्ड एंड कैश डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, गुड सोल्ड एंड कैश डिस्काउंट अलाउड। अब ये एंट्री हो गई हमारी, मेरे ख्याल से एंट्री आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब इसके बाद एक एंट्री और बचती है हमारी, क्या एंट्री है, 12 मई को एबो चेक, कौन सा वाला चेक, ये 11,000 रुपए, 10,450 रुपए का चेक जो है बैंक में जमा किया। तो अब देखिए, अब इस एंट्री को समझिए, अब बैंक में जमा किया तो अब मई 11 को, मई 11 को, ठीक है। अब बैंक में गया तो अब हमारे पास बैंक में एंट्री होगी, पाने वाला कौन हो गया, बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब देखिए सेल्स तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, कौन सा चेक है, जो चेक इन हैंड। अब ये कहां से आया, जो बैंक में जमा किया, जो हमारे हाथ से था, तो टू हैंड अकाउंट, ठीक है। यहां लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। कितने का चेक था ये, 10,450, 10,450, ये हो गया। अब समझ गए होंगे आप कि क्या करना है इसको, यहाँ हमको टोटल लिखना है, टोटल, ठीक है। अब टोटल कर देंगे। अब इसको समझ लीजिए एक बार और, बैंक में गया तो पाने वाला बैंक, इसलिए पाने वाले को डेबिट कर दिया, और क्या गया, जो चेक हमारे हाथ में था, कौन सा वाला, ये वाला चेक जो हमारे हाथ में था, ये चेक चला गया, तो जो जा रहा है
उसको हम क्रिएट करते हैं, जो आता है उसको डेबिट करते हैं तो मालूम है, जो जा रहा है उसको क्रिएट करते हैं। तो अब इसका टोटल कर देंगे, देखिए टोटल करेंगे तो टोटल इसका जो आएगा वो टोटल आएगा 36,450, 36,450, 36,450 करके देख लीजिए। वो सॉरी यहाँ पे 1 0 देखा, अब गलती कैसे होती है, 450 की जगह मैंने 4500, आपसे भी यही गलती होगी एग्जाम में, तो टोटल नहीं मिलेगा। तो इसलिए डबल एंट्री सिस्टम का एक फायदा है कि अगर कहीं भी गलती होगी तो टोटल करने में ये गलती पकड़ में आ जाएगी। तो 10 और 11 कितना हो गया, 21,450, और ये कितना हो गया 15,000, तो 21 और 15,000 36,450। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आपने अंत तक मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें। थैंक यू।